द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। अब हर जगह चर्चा हो रही कि आखिरकार क्या कमी रह गई जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। अब ओपिनियन पोल निकाले जा रहे हैं, वो ओपिनियन पोल हम आपको बताएंगे और साफ तौर पर इसमें ये निकल कर सामने आया कि बीजेपी जो एजेंडा बनाकर राज्यों के चुनाव में उतरती है, वो बीजेपी का एजेंडा फेल हो गया है। हिंदुत्व का एजेंडा जो हर एक चुनाव में बीजेपी इस्तेमाल करती आई है, कर्नाटक में भी वही सब कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। लेकिन कर्नाटक की जनता थी समझदार। कर्नाटक की जनता ने कहा जो वास्तविक मुद्दों की बात करेगा हम उसको वोट देंगे, और कांग्रेस ने वहां वास्तविक मुद्दों पर बात की और वहां के जो लोकल मुद्दे थे उनको उठाया और उसी आधार पर कांग्रेस चुनाव वहां जीती। आपने देखा कि कांग्रेस ने 40% कमीशन का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया, कांग्रेस ने वहां पर नफरत की राजनीति करने वाले, नफरती फैक्ट्री चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाने की बात की और यह कहा कि घोषणा पत्र में भी कहा कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ऐसे नफरती गैंग के जो लोग हैं, ऐसे नफरती जो चलते हैं, संगठन चलते हैं, उन संगठनों पर बैन लगाया जाएगा और जो लोग इस तरीके कृत्य में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कांग्रेस पर जनता ने भरोसा इसलिए जताया कि कांग्रेस कर्नाटक की नस को पकड़कर कर्नाटक में चल रहे नाटक का अंत कर रही थी जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पहले से काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 से 2 साल पहले प्लानिंग सेट कर ली थी कि किसी भी तरीके से चुनाव को ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ा जाएगा, हिंदुत्व का एजेंडा यहां प्रस्तुत किया जाएगा और चुनाव जीत लिया जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं और जो ओपिनियन पोल कह रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां पर किसी भी प्रकार का हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी का काम नहीं आया और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। अब इस पर सर्वे हो रहे हैं और सर्वे चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट्स क्या कुछ सामने आई हैं, अब उस रिपोर्ट से बात कर लेते हैं। मोटा मोटी तो हमने आपको बता ही दिया कि आखिरकार बीजेपी किन कारणों की वजह से हारी। आपने देखा प्रधानमंत्री आते हैं, अपने ऊपर 91 गालियों की बात करते हैं कि हमको 91 गाली दी गई, हमको सांप कहा गया, फलाना ढिमकाना कहा गया। ये गालियों पर चुनाव बनाना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हो सकता है चुनाव मेरे ऊपर आ जाएगा तो जनता सहानुभूति के नाम पर वोट बीजेपी को दे देगी। फिर भी जनता नहीं बरगली। फिर उसके बाद जो है ये बजरंग दल के बैन की जब बात आई तो बजरंग बली का सहारा लिया गया, उसमें भी कोई दाल ना गली। और हिजाब तो सब चल ही रहा था। आप टीपू सुल्तान वर्सेस वीर सावरकर भी बीजेपी लेके आई थी, सावरकर वीर, इस तरह की चीज़ें। तो ये एनबीटी नवभारत टाइम्स ने बाकायदे लिखा है कि ओपिनियन सिर्फ आक्रामक हिंदुत्व के सहारे नहीं बनेगी बात, कर्नाटक हार के बाद बीजेपी को बदलनी होगी रणनीति। कर्नाटक में पार्टी मजबूत स्थानीय चेहरों का अभाव दिखा। कट्टर हिंदुत्व के साथ शासन और कल्याण पर जोर जरूरी, हिंदुत्व के साथ राज संगठन के साथ तालमेल बनाना होगा। कर्नाटक में कांग्रेस ने जोरदार जीत हासिल की। इस अप्रत्याशित जीत ने अचानक से भारत की रेटिंग को चुनावी निरंकुशता से चुनावी लोकतंत्र बदल दिया। ऐसा उन लोगों की नजर में हुआ जो शुरू से इसे गिराए जाने के जिम्मेदार थे। ऐसे में साल 2014 से गायब हो चुके एक इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही। ये इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम 2019 में और कमजोर हो गया था। ये साल 2024 में नरेंद्र मोदी के हार के 1 पॉइंट एजेंडा की विस्तृत रूपरेखा खींचने में जुट गए। कर्नाटक की जीत से निर्विवाद रूप से शासन परिवर्तन चाहने वालों को उत्साह की एक बूस्टर खुराक दी है। पिछले 4 महीनों में भाजपा ने 2 राज्यों में सत्ता गंवाई है, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, जबकि कांग्रेस ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के हाथों मिली हार से कहीं अधिक भरपाई की है। इसका नतीजा है कि इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने पर भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल दोनों के लिए दावे ऊंचे हैं। यदि कर्नाटक चुनाव प्रचार के अंतिम सप्ताह में राजनीति द्वेषपूर्ण लगी रही है तो आम चुनाव के समय यह दोगुनी हो सकती है। अपने दक्षिणी गढ़ पर पकड़ बनाने की में भाजपा की विफलता पर निश्चित रूप से पार्टी को आंतरिक रूप से पूरी तरह से विश्लेषण करना होगा, जबकि इसके विरोधी फैसले की व्याख्या कठोर हिंदू राष्ट्रवाद की एक जोरदार अस्वीकृति के रूप में कर सकते हैं। साथ ही इसकी संभावनाओं को अविश्वसनीय धर्मनिरपेक्षता के अभियान पर टिका सकते हैं। भाजपा के एक बहुत अलग निष्कर्ष निकालने की संभावना है। पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य अपने पारंपरिक मतदाताओं को फिर से प्रेरित करना होगा जो अपनी सरकार के कमजोर प्रदर्शन से निराश हो चुके हैं। पार्टी के लिए अपने 36% वोट शेयर को बनाए रखने में सफलता कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये पूरी तरह से कैंपेन को हाई इमोशनल पिच पर रखने की वजह से था।
प्रचार के आखिरी दिनों में पूरी तरह से वैचारिक गला घोटना भाजपा के अभियानों की विशेषता रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में ये सोशल इंजीनियरिंग और शासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले था। ये दृष्टिकोण कर्नाटक में विफल रहा क्योंकि तथाकथित 40% भ्रष्टाचार की चर्चा और किसी भी मजबूत स्थानीय चेहरा नहीं होने से लोगों का समर्थन नहीं मिला। इसके उलट वोटर के मूड के अनुरूप कांग्रेस के पास पार्टी का नेतृत्व करने वाले स्थानीय चेहरे जाने पहचाने थे, लेकिन बीजेपी के पास कोई जाना पहचाना चेहरा, बड़ा चेहरा नहीं था। पार्टी ने अपनी असाधारण गारंटियों के साथ एक राग अलापने की शुरुआत की। यदि ये लागू हो जाती है तो राज्य के खजाने को दिवालिया कर देगी। ऐसा लगता है कि हिंदू एकजुटता केवल आक्रामक हिंदुत्व पर नहीं होती है, इसे शासन और कल्याण पर एक प्रभावी जोर के साथ पूरक होना चाहिए। कर्नाटक में इसकी कमी थी। यही कारण है कि स्लॉग ओवरों में हिंदू ढोल पीटने से कांग्रेस के आसपास अल्पसंख्यकों को एकजुट किया, साथ ही हिंदू एकता का पर्याप्त स्तर हासिल नहीं किया। विडंबना यह है कि ये वो जगह है जहां मोदी सरकार को साल 2024 में बढ़त बनाने की संभावना है। प्रधानमंत्री की अपनी कल्ट अपील के अलावा बीजेपी सरकार के पास विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं का एक गौरवशाली रिकॉर्ड भी है। इसकी तुलना में विपक्ष नेतृत्वहीन और उद्देश्यहीन दिखाई देता है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को जातिगत हेराफेरी, कल्पित राजनीति, एकता के अलावा एक चीज पर और काम करना होगा, वो है इस प्रचलित सामान्य भावना को तोड़ने की भारत सुरक्षित है और मोदी के नेतृत्व में बेहतर स्थिति में है। कांग्रेस के लिए अस्तित्व से अभिभूत दुविधाएं कर्नाटक की जीत आंतरिक शक्ति समीकरण को फिर से आकार दे सकती है। पार्टी ने एक मजबूत स्थानीय नेतृत्व, एक स्थानीय कार्यक्रम के साथ लड़ाई लड़ी और जीती। इस तथ्य के अलावा कि गांधी परिवार ने अपनी नाम मात्र की संप्रभुता स्थापित करने के लिए क्षणभंगुर उपस्थिति दर्ज कराई। यह भाजपा से जूझ रही एक अन्य क्षेत्रीय पार्टी भी हो सकती है। इसकी तुलना राष्ट्रीय बीजेपी से करें। बीजेपी ने यह धारणा व्यक्त की कि डबल इंजन के नुस्खे में स्थानीय मजबूरियों, खासकर नेतृत्व के सवाल पर परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया गया था। भाजपा के पास योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, BS येदियुरप्पा और देवेंद्र फडणवीस जैसे क्षेत्रीय नेता हैं। हालांकि इसके कई अन्य स्थानीय चेहरों में अधिकार और जन अपील की कमी है। कई राज्यों में जन उन्मुखीकरण वाले नेताओं और संगठन के बीच झगड़े अतिरिक्त जटिलताएं पैदा कर देते हैं। ये राष्ट्रीय चुनाव में नजरअंदाज हो जाते हैं, जहां मोदी एक विशाल वृद्धिशील राष्ट्रपति पद के वोट को सुरक्षित करते हैं, लेकिन राज्यों के चुनाव भी राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर होते जा रहे हैं। विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों से मुकाबला करते समय भाजपा अक्सर केंद्र की ताकत को पूरी तरह से भुनाने में असमर्थ रहती है। स्टैंडर्ड अप्रोच अक्सर सांस्कृतिक असंवेदनशीलता के आरोपों की ओर ले जाता है। बीजेपी के सामने राज्य के नेताओं को सशक्त बनाना और स्थानीय और राष्ट्रीय के बीच एक पारस्परिक तालमेल विकसित करने की चुनौती है। इसे पार्टी को इस भयंकर प्रतिस्पर्धी राजनीति के युग में स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो पूरा विश्लेषण ये जो NBT पर लिखा हुआ है, इस विश्लेषण से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित नहीं हो पाती है। वो पूरी ताकत केंद्र की लगाती है। सारे केंद्रीय मंत्री, सारे कैबिनेट मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री एक राज्य में चुनाव पे पूरी ताकत झोंक देते, लेकिन उसके बाद भी चुनाव में मिलता क्या है? हार। क्यों मिलती है हार? ये आप साफ तौर पर जान रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलती है, लेकिन उनके इस हिंदुत्व के एजेंडे की हवा निकाल दी कर्नाटक ने, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में ही मोदी जी ने कहा था कि मैं शिमला आता था, कहानी सुनाई थी। कर्नाटक में भी बजरंगबली का नाम लेकर बजरंगबली की कृपा बरसाने की बात की, लेकिन जब शनिवार को नतीजे आने शुरू हुए तो पता चला जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे उससे भी अधिक सीटें लाकर कांग्रेस ने इन सभी के मुंह पर एक ताला लगा दिया है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी दिग्भ्रमित करने की जनता कोशिश कर लो, जनता दिग्भ्रमित नहीं होती। जनता सही मुद्दों पर वोट करती है और जनता ने वोट करके दिखा भी दिया, बता भी दिया। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।